कहानी का ये 13वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। धरा और वीर घने जंगल में पेड़ से लटके थे। रात हो चुकी थी और जंगल में अजीब अजीब से जानवरों की आवाजें माहौल को खतरनाक साबित करने में कोई कमी नहीं कर रही थी। वीर और धरा दोनों की नजर एक छोर पर नजर आ रहे सियारों पर पड़ चुकी थी। अपनी सांसों को दबाए वो बिना हिले बस लटके ही थे। धरा के पास अब भी चाकू था और वीर के पास गन, लेकिन फिलहाल उनका इस्तेमाल करना पागलपन होता। वीर ने लटके लटके ही कहा, धरा डू वन थिंग। धरा ने उसे देखा तो वो बोला, कटार दो, मुझे नीचे जाना है। धरा बोली, सच में आपको ऐसा लगता है कि आप नीचे जाकर ज्यादा सेफ रहेंगे? वो वीर को पागलों की तरह देखने लगी तो वीर बोला, मैटर तुम्हें सेफ रखने का है। वीर इस वक्त बिल्कुल गंभीर नजर आ रहा था। उसने नजरें गहरी कर धरा पर डाली तो धरा ने तुरंत उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ली। धरा ने कड़क कर कहा, चुपचाप लटके रहिए। तभी उन्हें कहीं जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। दूर खड़े सियार आवाज के साथ ही इधर उधर भाग पड़ी, मानो खुद पर खतरा महसूस हो रहा था उन्हें। ऊपर लटके हुए वीर और धरा दोनों ने ही देखा, एक दूर कोने से तेज आवाज के साथ ही उछाला सा जगा था। तभी एक तेज तीखी हवा चीरती रफ्तार की आवाज उनके कानों में पड़ी। ओ चिल्लाने के साथ ही दोनों ऊंचाई से बुरी तरह से जमीन पर आ गिरे। आवाज से दोनों सतर्क हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने सिर पर हाथों को लपेटा और पेट की तरफ झुके थे। ऐसी स्थिति में गिरने पर उनकी पीठ पर बुरी तरह से चोट आ सकती थी। धरा और वीर बुरी तरह से गिरे थे, उनकी चीख निकल गई। धरा अपने पेट जमीन से लगाए हुए ही आंखें और मुंह सिकोड़ कर कराह उठी। उसकी बाजुएं छिल चुकी थी। वहीं वीर कुछ टेढ़ा गिरा था, जिससे उसका एक कंधा पत्थर पर पड़ा। उसकी शर्ट से खून कीचड़ में घुल रहा था। वीर ने अपनी हथेली जमीन पर टिकाई और उठा। आह! उसकी कोहनी वजन सह नहीं पा रही थी। उसने फिर से कोशिश की और कराहते हुए ही उठा। लटके होने से उसका सिर खून पर आकर रुका हुआ था, इसलिए कुछ समझने और देखने में मुश्किल हो रही थी। धरा अब भी पीठ के बल लेटी थी। शायद कीचड़ उसके घाव को ठंडक दे रहा था। वीर अपने घुटनों और हथेली से चलता हुआ धरा की तरफ आया। धरा एक करवट से लेटकर उठने लगी, मगर ये आसान नहीं था। आह! धरा अपने दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। वीर उसके पास आया। उसने धरा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, आर यू ओके योर हाइनेस? धरा ने अटकते हुए कहा, मैं भी और मैं भी नॉट। दोनों का ही ध्यान नहीं गया कि किसी ने उनकी रस्सी काटी है। वीर ने चिढ़ते हुए कहा, किसकी मौत आ गई? रस्सी कैसे काटी? वीर ने चारों तरफ देखा, वो गुस्से में था। वीर धरा को सहारा देकर बैठा चुका था। धरा की पेट से भी खून निकल आया था। दर्द ना सहने की वजह से उसका सिर वीर के कंधे से जा लगा। दर्द के मारे वीर ने जोर से आंखें भींच ली। तभी धरा और वीर के कानों में कदमों की आहट पड़ी। वो दो से ज्यादा लोग थे, आवाज से समझा जा सकता था। धरा ने वीर के दूसरे कंधे पर उंगलियां टिकाई और सिर उठाकर देखा। वीर के ठीक पीछे 4 से 5 लंबे चौड़े आदमी खड़े थे। उनके चेहरों पर नकाब था और सिर पर काली कैप सी। वीर ने उन्हें नहीं देखा था। धरा का सिर वीर के कंधे के पास ही था। उसने धीमी आवाज में कहा, आपके पीछे कुछ लोग गन लेकर खड़े हैं। उन आदमियों के हाथ में हथियार थे। लोहे की गन्स पानी की बूंदों के कारण चमक रही थी। वीर ने झटके से अपना सिर घुमाया। वो अपना दर्द लगभग भूल ही गया था इस समय। धरा ने बिना हिले डुले अपनी जैकेट से चाकू निकाला और उस पर अपनी पकड़ बना ली। डोंट मूव। उन आदमियों में से किसी एक की भारी आवाज आई। वो आवाज किसी भी इंसान में सरसरी पैदा कर सकती थी। धरा की पकड़ अपने आप ही चाकू पर कस गई। वीर भी अपने घुटनों के पास पड़ी गन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे में ही वो अपनी नसें जमीन पर बिना हिले डुले दौड़ा रहा था। सामने खड़े आदमी ने अपने चारों तरफ खड़े आदमियों से कहा, चेक देम इफ एनी वेपन फाउंड।
वीर और धरा उसके शब्दों को समझ पाए, इसीलिए वो इंग्लिश में बात कर रहा था। दो आदमी उनमें से आगे बढ़े। वीर ने रौबदार आवाज में कहा, वन स्टेप मोर एंड यू ऑल विल टाई। वो आदमी वहीं रुक गए। वीर गन तान कर खड़ा हो गया, हालांकि उसके कंधे की वजह से उसे दर्द हो रहा था। धारा ने अपनी हथेली जमीन पर रखी और पूरी ताकत से उसने मुट्ठी बांधी। फिर वीर के बराबर में खड़ी हो गई। आदमी फिर से आगे आए, मगर पहले वाले आदमी ने इशारे से उन्हें रोका और पूछा, हु आर यू? वीर कुछ कहने को हुआ, लेकिन तारा ने तुरंत उसकी हथेली अपनी मुट्ठी में पकड़ी और फिर सामने देखते हुए कहा, फर्स्ट यू टेल अस, हु आर यू ऑल? उस आदमी ने अदब से गंभीर रहकर कहा, आई एम कार्तिक शर्मा, इंस्पेक्टर इन फॉरेस्ट फोर्सेस। ये सुनने के बाद भी किसी ने अपने हथियार नीचे नहीं किए। धरा ने रोबदार आवाज में कहा, वेर इज आईडी? श्वास। उसने इतना कहा ही था कि सामने खड़े आदमी यानी कार्तिक ने अपनी कार को यूनिफॉर्म के पैंट से आईडी निकाल कर वीर के पैरों में फेंकी। वीर ने एक बार नीचे देखा, तब तक धरा आईडी उठा चुकी थी। चांदनी रात में आईडी पढ़ी जा सकती थी। धरा और वीर दोनों ने आईडी देखकर सामने देखा। उनके चेहरे कवर थे। वीर बोला, रिवील योर फेस। कार्तिक ने बिना सवाल के चेहरे से कपड़ा हटाया। चेहरा मिल रहा था। वीर ने अपनी गन नीचे की, लेकिन सामने खड़े आदमियों ने अपने हथियार तान रखे थे। वीर बोला, आई एम वीर एंड शी इज धरा, वी आर। उसे रोकते हुए आदमियों से किसी ने कहा, तुम अभव को ढूंढने आया? अभव का नाम सुनते ही वो दोनों चौंक उठे, मगर वो खुश में थे। धरा बोली, क्या वो आपके पास है? कार्तिक बोला, आप लोगों को हिंदी आती है? सबने अपने हथियार नीचे कर लिए। थोड़ी देर बाद जंगल के पहाड़ी इलाके में फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कैंप लगा था। कैंप बहुत ही बड़ी जगह में बना था और उसके बॉर्डर पर ऑफिसर्स खड़े थे और वहां आग भी चल रही थी। वहां टेंट मजबूत लकड़ी से बने काफी अच्छे थे। धरा, वीर और कार्तिक तीनों ही कार्तिक के कमरे में थे। धरा और वीर ने काफी हद तक अपने कपड़े हाथ मुंह साफ कर लिए थे, पर कपड़े पूरी तरह से साफ नहीं हुए थे। कमरा 2 स्टार होटल से कम नहीं था। अब पलंग पर सो रहा था। धरा और वीर सोफे पर बैठे थे। कार्तिक एक टेबल के पास इंस्टेंट कॉफी बना रहा था। वीर बोला, थैंक्स मिस्टर शर्मा, अभव को बचाने के लिए। वीर की आवाज में बिल्कुल मिठास नहीं थी। अकड़ के साथ भी उसने पूरी कोशिश की थी कि वो आराम से कह सके। धरा ने सिर झटक दिया। कार्तिक ने हल्का सा सिर घुमाकर देखा और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। धरा ने शांत लहजे में कहा, मिस्टर शर्मा, वी आर ग्रेटफुल कि आप ऑन टाइम अभव को सेव कर पाए। कार्तिक कॉफी कप लेकर आते हुए बोला, आप बेवजह थैंकफुल हो रही हैं। पूरे जंगल में ही कैमरास हैं। हाँ, आपको ढूंढने में टाइम लगा, लेकिन हमारी ड्यूटी ही यही है। कितना थैंक्स कहेंगी? धरा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। वीर ने अपना फोन निकाला तो उसमें सिग्नल नहीं आ रहा था। कार्तिक बोला, डोंट ट्राई वीर, यहाँ सिर्फ स्पेशल गैजेट से काम करेंगे। दिस इज अ फ्रिकिंग डेंस फॉरेस्ट, यू नो। उसका इतना अच्छा बर्ताव जाने क्यों वीर को भा नहीं रहा था। सांवला, लंबा, हट्टा कट्टा, वो दिखने में कम नहीं था। उस पर से बाजुओं से कसी हुई उसकी शर्ट और कार्गो पैंट्स, वाकई यूनिफॉर्म उस पर काफी जच रही थी। घड़ी में 10 बज चुके थे। कार्तिक ने दोनों के लिए खाना मंगाया और फिर सोने के लिए अपना कमरा छोड़ दिया। धरा अभव के पास सो रही थी और वे छोटे सोफे और टेबल पर पड़ा था। धरा ने आंखें बंद तो कर ली, मगर नींद नहीं थी। अब भी उसे सुबह मिला हुआ नोट याद था। अभव का किडनैप होना, किसी का नोट छोड़ना, उसके मन में अब भी रिया का नाम आ रहा था, मगर वो इतनी आसानी से इल्जाम भी नहीं लगा सकती। अगर उसने वीर को बताया भी तो वो तो विश्वास कर ही लेगा, लेकिन सबूत तो फिर भी नहीं होगा। धरा ने सोच लिया था कि ऐसे ही तो इस इंसान को जाने नहीं देगी। अगर दुश्मनी सिर्फ धरा से थी तो अभव को घसीटने की क्या जरूरत थी? वो तो देख भी नहीं सकता। इतने घने जंगल में यही कोई जानवर का शिकार हो जाता तो। धरा को आगे क्या करना है ये उसने सोच लिया था, लेकिन वो शायद ये नहीं जानती थी कि अब उसके पास समय नहीं है। उसे अब लौटना ही होगा। रात के करीबन 12 बजे एयरपोर्ट से निकलती हुई एक गाड़ी में प्रथम ड्राइविंग सीट पर था और परिणीता पैसेंजर सीट पर।
परिणीता बार बार फोन को कान से लगाकर हटा रही थी। शायद किसी को कॉल कर रही थी, मगर वो लग नहीं रहा था। प्रथम ने एक्सीलेटर पर जोर से पैर रखा और सड़क को देखते हुए बोला, लगा? परिणीता ने नाम में सिर हिलाया। शिट! प्रथम एक तरफ मुंह घुमाकर बोला। कार की खिड़की से देखने पर वो दक्षिणी शहर मालूम हो रहा था। मतलब साफ था कि वो कन्याकुमारी में थे। परिणीता ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? प्रथम ने गंभीर स्वर में कहा, डीआईजी से मिलने। उसने लोकेशन के हिसाब से स्टीयरिंग घुमा दिया। काफी प्रोफेशनल था वो। और क्यों ना हो ऐसा? परिणीता और प्रथम साथ मिलकर रोजमर्रा जिंदगी में उच्च स्तरीय लोगों से मिलते ही रहते हैं। परिणीता चिंतित स्वर में बोली, प्रथम वो ठीक तो होगी ना? परिणीता परेशानी से अपना चेहरा पोंछने लगी। उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर उसे कुछ हो गया तो? प्रथम ने हल्के से सिर घुमाकर देखा। परिणीता की आंखें गीली हो चुकी थी। प्रथम बोला, परी, तुमने कहा था ना वीर है उसके साथ, तो फिर? एंड यू नो राइट, हमारी अंबर को किसी की जरूरत नहीं है। शी विल बी फाइन। सड़क पर गाड़ी के पहिए आवाज करते चले जा रहे थे। एक ही घंटे बाद कार ऑफिस ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े दरवाजे से अंदर चली गई। वहां पर जरा जरा सी दूरी पर भी पुलिस ऑफिसर्स गन लेकर खड़े थे। उनकी कार ऑफिस के सामने रुकी। परिणीता और प्रथम तेजी से उतरे और सीढ़ियां चढ़कर अंदर बढ़े। तभी कांस्टेबल ने उन्हें रोका। प्रथम बोला, डीआईजी जगन रेड्डी से मीटिंग है। दिस इज द अपॉइंटमेंट लेटर। प्रथम ने अपने हाथ में आईपैड में कोई लीगल डॉक्यूमेंट कांस्टेबल के आगे कर दिया। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद कांस्टेबल ने परिणीता को सैल्यूट किया और फिर दोनों अंदर चले गए। डीआईजी जगन रेड्डी अपने केबिन में पहले से मौजूद थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया तो लैपटॉप से हटकर उनकी नजर ऊपर उठी। कांस्टेबल आकर उन्हें परिणीता के आने की खबर दे चुका था। उन्होंने अपनी भारी और अनुभवी आवाज में कहा, उन्हें अंदर भेज दो। परिणीता और प्रथम अंदर आए। परिणीता के चेहरे पर हमेशा वाली चुलबुलाहट नहीं थी। राजकुमारी जैसा रोब आज उसके चेहरे से झलक रहा था। उनके आते ही जगन रेड्डी जी हाथ मिलाने आगे आए। पहले प्रथम ने हाथ मिलाया और फिर परिणीता ने। जगन रेड्डी जी ने कहा, मिस चौहान, अर्जेंट मीटिंग रखने का कोई खास कारण? परिणीता कुर्सी पर बैठ गई और फिर प्रथम। परिणीता बोली, सर, आपसे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हेल्प चाहिए। जो मैं कहूंगी वो बात इस कैबिन से बाहर नहीं जानी चाहिए। जगन रेड्डी जी के चेहरे पर कुछ ना समझ आने वाले भाव थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, डोंट वरी मिस चौहान, आप कहिए आपको मेरी क्या मदद चाहिए। इतना बोलकर वो अपनी नजर परिणीता से होते हुए प्रथम पर ले गए। प्रथम ने परिणीता को देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। प्रथम बोला, डीआईजी सर, आपने यहाँ कन्याकुमारी में हो रहे म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में सुना ही होगा। जगन रेड्डी जी बोले, जी हाँ सुना है। इनॉग्रेशन में मिनिस्टर सर की सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा ही था। जगन रेड्डी जी ने इतना कहा तो प्रथम ने जल्दी से कहा, हाँ तो सर, इनकी फ्रेंड धरा की टीम भी उसी फेस्ट में थी जहाँ पर टीम से एक बच्चा किडनैप हो गया है। धरा उस बच्चे को ढूंढने निकली थी सुबह, लेकिन अब तक न वो बच्चा मिला है और न ही धरा का कोई मैसेज आया है। कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। सर, हम चाहते हैं कि आप उन्हें जल्द से जल्द ढूंढें। जगन रेड्डी जी बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि प्रथम कुछ आधी अधूरी जानकारी दे रहा है, और सही भी था। प्रथम ने न अंबर के बारे में कुछ कहा और न वीर के। परिणीता पहले ही जानकारी छुपाने के लिए कह चुकी थी, जिसके चलते जगन रेड्डी जी भी सवाल पूछे बगैर उनकी हाँ में हाँ मिला गए। जगन रेड्डी जी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए। धरा और उस बच्ची की एक एक फोटो और उनका नंबर दीजिए। मेरी टीम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। परिणीता कोशिश शब्द सुनकर ही चिढ़ उठी, मगर उसने खुद को शांत रखा और बोली, सर, कोशिश नहीं, मुझे धरा आज ही चाहिए। आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये मेरा कंसर्न नहीं है, पर आज के आज वो मेरे सामने होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? जगन रेड्डी जी उसकी आवाज में तीखापन महसूस कर रहे थे, मगर अक्सर ही जब लोग परेशान होते थे तो उनसे ऐसे ही कह देते थे। वो अनुभवी थे, इसलिए शांत रह रहे थे। परिणीता को सुनते ही प्रथम ने उसकी हथेली पर हाथ रखा और फिर उसने जगन रेड्डी जी से कहा, सर, धरा और भव के फोटोज प्लस धरा की लास्ट लोकेशन। इतना कहकर प्रथम ने आईपैड जगन रेड्डी जी को दे दिया।
आईपैड देखते हुए जगन रेड्डी जी ने अपना फोन उठाया और कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने किसी को फोन किया। सामने से कॉल पिक हुई तो वो बोले, योहान, कम इन माई केबिन राइट नाउ एंड ब्रिंग रिद्धि अलोंग। कुछ मिनट बीत नहीं पाए थे कि तभी परिणीता और प्रथम के हम उम्र दो शख्स अंदर आए। दोनों ने वर्दी पहनी हुई थी। उनकी वर्दी से वो आईपीएस की पद के मालूम हो रहे थे। युवान जगन रेड्डी जी से बोला, जी अप्पा। जगन रेड्डी जी ने प्रथम की सारी इंफॉर्मेशन देकर दोनों को धरा और अभव को ढूंढने का ऑर्डर दिया। युवान ने धरा की तस्वीर देखी और बोला, अप्पा, आई थिंक जिसने अभव को किडनैप किया है उसी ने धरा को भी किडनैप किया होगा। रिद्धि ने एकदम से कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सुनते ही प्रथम, परिणीता और जगन रेड्डी जी की नजरें रिद्धि की ओर घूमी। क्यों? युवान ने पूछा तो रिद्धि ने धरा की लोकेशन देखते हुए कहा, देखिए, धरा की लास्ट लोकेशन इस घने जंगल में कुछ अंदर जाकर बंद हो गई है। और ये जंगल सिर्फ कन्याकुमारी में नहीं बल्कि पूरे साउथ में सबसे घने जंगलों में से एक है। इसका मतलब धरा जंगल में तो कई है। इन माई ओपिनियन किडनैपर यहाँ जाने की बेवकूफ़ी कर ही नहीं सकता। तो हो सकता है धरा जंगल में खो गई हो, या फिर अगर किडनैपर्स ने बेवकूफ़ी की भी है और इसी जंगल में है तो भी हमें वहाँ ढूंढना तो होगा ही। जगन रेड्डी जी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, पॉसिबल है, क्योंकि उस जंगल में नेटवर्क मिल पाना, किसी भी तरह से कांटेक्ट करना मुमकिन नहीं है। कुछ ही देर में दो कार जंगल की ओर चल पड़ी। एक कार पुलिस कांस्टेबल से भरी थी और दूसरी प्रथम चला रहा था, जिसकी पैसेंजर सीट पर युवान और पीछे रिद्धि और परिणीता थे। और रिद्धि ने अंधेरी सड़क को देखते हुए कहा, यू, कांटेक्ट किया तुमने? बात हुई उस एरिया के इंचार्ज कौन है? युवान ने नाम से हिलाया और बोला, हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करनी होगी। हमारे नेटवर्क के थ्रू उस एरिया से कांटेक्ट हो पाना मुश्किल है। वी नीड वायरलेस। दोनों गाड़ियां जंगल में कुछ दूरी पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस पहुंची। प्रथम ने जैसे ही ब्रेक मारा, परिणीता सबसे पहले उतर आई। उसी के साथ ही तेजी से सीट बेल्ट खोलकर प्रथम और युवान भी उतर आए। रिद्धि उनको देखकर बड़बड़ाई, है कौन ये दोनों? इतनी क्या पावर है? इतना कहकर वो भी निकल गई। सबसे आगे युवान और उसके साथ रिद्धि लंबे तेज कदमों से ऑफिस के अंदर पहुंचे। परिणीता और प्रथम भी उनके कदम से कदम मिलाकर उनके पीछे आ खड़े हुए। सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कंट्रोल टीम खड़ी थी और उनके ही पास एक बुजुर्ग, शायद वो सीनियर ऑफिसर थे। युवान और रिद्धि के आते ही सारे के सारे तन कर खड़े हो गए और एक साथ सैल्यूट किया। युवान और रिद्धि ने अपने सिर हाँ में हिलाए। युवान ने सीनियर ऑफिसर से कहा, अर्जुना जी, मैंने जो आपसे कहा था वो हुआ? अर्जुना जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैंने पता कर लिया है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व के जिस क्षेत्र की जानकारी आपको चाहिए, मैंने वो कलेक्ट कर ली है। वो एरिया हमारे सीनियर ऑफिसर कार्तिक के अंडर है। यह रहा वायरलेस, आप इससे इजली कम्युनिकेट कर पाएंगे। इतना कहकर अर्चना जी ने युवान की तरफ वायरलेस फोन बढ़ाया। युवान ने चारों तरफ देखा तो वहां कई सारे ऑफिसर्स खड़े थे। रिद्धि ने उससे कहा, हम उस एरिया की तरफ निकलते हैं, रास्ते में ही बात कर लेंगे। उसने इशारे से युवान को चुप कराया। तभी परिणीता ने खींच कर कहा, आप लोग जरा जल्दी करेंगे, आई डोंट हैव ऑल द डे। धरा और वीर दोनों ही नहीं सोए थे, या फिर ये कहना सही होगा कि वो दोनों सो ही नहीं पा रहे थे। इधर टेंट में पेड़ की इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद धरा और वीर दोनों के शरीर पर थोड़ी बाहरी और कुछ अंदरूनी चोटें आई थी, जिसका दर्द अब ज्यादा महसूस हो रहा था। वीर को सोफे पर करवटें लेते देखकर धरा एक करवट होकर उसे देखने लगी। उसने गौर किया था, वीर को ज्यादा चोट कंधे पर थी। पेड़ की टहनी घुसी थी उसके कंधे में। कुछ ना कहकर धरा आंखें बंद करके लेट गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वीर का चेहरा पहले से दरवाजे की ओर था, मगर धरा हाथों पर जोर देकर उठी। वीर ने एकदम से कहा, बी इजी, मैं देखता हूँ। धरा ने सिर हिला दिया। वीर ने दरवाजा खोला तो कार्तिक खड़ा था। वीर उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। वहीं कार्तिक के होंठों पर मुस्कुराहट थी। मिस धरा सो गई है क्या? वीर ने सर्द आवाज में कहा। क्यों, कुछ काम है? कार्तिक ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, उनसे कोई मिलने आया है, चलकर देख लीजिए। धरा किसी के आने की बात सुनकर ही चौंक गई। उसे जंगल में कोई मिलने आया है? वाकई। वो उठी और होले से खड़ी हुई। उसने वीर के पीछे से कार्तिक को देखा। कार्तिक ने भी धरा को देखा और बोला, ओह,
यू आर स्टिल अप परफेक्ट। चलिए। इतना बोलकर कार्तिक दोनों को मुस्कुराहट देकर चला गया। वीर ने सिर घुमाया तो धरा भी सोचते हुए खड़ी रही। वीर बोला, योर हाइनेस चलकर देखना पड़ेगा। इतना कहकर उसने हाथ से बाहर का इशारा कर दिया। धरा की नजर में वीर का कंधा आया। टी शर्ट फटी थी और घाव साफ नजर आ रहा था। वीर ने उसकी नजरों को महसूस किया और फिर अपने कंधे को देखकर धरा को देखा। धरा को अब भी खड़ा देखकर वीर दरवाजे से निकल गया। दोनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मध्य में बने ऑफिस में पहुंचे। ऑफिस लकड़ी का था मगर टेंट्स की तरह वो भी मजबूत था। धार ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। ऑफिसर्स बंदूक लिए चौकन्ने खड़े थे। आग हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जलाई गई थी। पीले पीले बल्ब तार के साथ लगे थे और पूरे कैंप को रोशन कर रहे थे। घूम फिर कर धरा की आंखें सामने देखने लगी। कीचड़ से वीर के कपड़े गंदे हो चुके थे। उसने फिलहाल साइड चेन की लाल टी शर्ट के साथ काला चोकर पहना था। दोनों पर ही कीचड़ लगा था। वो धोने पर भी साफ नहीं हो पाया था। वे चलते चलते अचानक रुका। धरा उसे देखकर रुकी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और खड़ा रहा। तभी किसी ऑफिसर ने दरवाजा खोला। पहले वीर और फिर पीछे से धरा ने दरवाजे से अंदर कदम रखा। कुर्सी पर बैठी बनीता और प्रथम अपने आप खड़े हो गए। उन दोनों को देखकर वीर और धरा बुरी तरह से चौंक उठे। धरा ने मुंह खोला ही था कि वीर ने कहा, परी तुम यहाँ कैसे? न वीर ने और न धरा ने ध्यान दिया कि कमरे में युवान और रिधि भी है। परिणीता प्रथम के बगल खड़ी थी। उसने हल्के से अपनी आंखें बड़ी की और फिर धीरे से सिर ना में हिला दिया। वीर ने उसे गौर से देखा और फिर प्रथम को। प्रथम ने धरा से कहा, अंबर हमें निकलना है अभी। धरा को समझ नहीं आया। उसने पूछा, कहाँ? परिणीता ने जवाब दिया, बस समझ लो अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। बाबा साहब ने तुम्हें वापस बुलाया है। धरा ने गौर से देखा। उसकी उंगलियां बंद हो रही थी। एक तरफ खड़ी रीति ने आखिर युवान से पूछ ही लिया, ओए मिस्टर ये है कौन? युवान ने उसकी तरफ झुककर सामने देखते हुए ही होंठ हिलाए। वो जोधपुर के शाही परिवार की इकलौती बेटी है, परिणीता चौहान। रिधि ने एकदम से कहा, यू मीन राजकुमारी? युवान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, यस माय लव, प्रिंसेस। थोड़ी देर बाद वीर धरा प्रथम परिणीता युवान और रिधि शहर के बीचों बीच थे। अब धरा की गोद में सिर रख कर सो रहा था। शहर निकलता जा रहा था और धरा पीछे छूटते हुए शहर को देख रही थी। कुछ ही क्षणों में किसी चलचित्र की तरह धरा की आंखों में वो सारे दृश्य घूम गए जिनमें वो एक साधारण लड़की हुआ करती थी, जहां उसके आसपास गार्ड्स नहीं थे बल्कि उसके दोस्त थे जो उस पर गुस्सा भी होते थे और मजाक भी करते थे। राघव, वर्तिका, निक्की, माई और लावण्य, जिसके लिए धरा कोई गैर नहीं बल्कि उन्हीं का परिवार थी। धरा की आंखें गीली हो रही थी। उसने गहरी सांस खींचकर अपनी आंखें मींची तो आंसू बहकर गालों पर आ गए। उसने कार के बैक मिरर में देखा तो वीर आंखें बंद करके सिर खिड़की से टिकाए बैठा था। धरा को भान हो चुका था कि वो भी वीर को पसंद करती है, लेकिन अब शायद ही कभी वो वीर से मिल पाएगी। ये सोचकर ये धरा का दिल बैठ सा गया। उसने लंबी लंबी सांसें ली और खुद को संयत किया। तभी युवा ने कहा, मिस्टर प्रथम गाड़ी रोक दीजिए, यहाँ से कैब मिल जाएगी। जितना हो सकता था उसने आदर देने की कोशिश की। प्रथम ने स्टीयरिंग घुमाया और कार को कोने में रोका। युवान और रिधि पीछे से उतरे, साथ ही प्रथम भी। प्रथम ने हल्के से सिर झुकाया और बोला, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ने इतने कम समय में धरा और वीर को ढूंढने में मदद की। आई एम ग्रेटफुल। रिद्धि ने मुस्कुराकर कहा, दिस इज आवर ड्यूटी मिस्टर। वेल, हैव ए सेफ जर्नी। इतना कहकर दोनों ने प्रथम से हाथ मिलाए और कैब लेने के लिए रोड के दूसरी तरफ चले गए। प्रथम फिर से ड्राइव करने लगा। कार में ऐसे सन्नाटा छाया था जैसे वो चारों किसी के मातम में जा रहे हैं। अभी तक धरा को रघुवीर जी के बारे में नहीं बताया गया था। कार अपनी रफ्तार पकड़ते हुए एयरपोर्ट के सामने आ रुकी। कार के रुकते ही धरा का दिल जोर से धड़क उठा। ऐसा लग रहा था जैसे दिल गले में आकर धड़क रहा है। उसे अपने अंदर कुछ खाली सा अचानक ही महसूस हुआ। उसने एक बार अभव को देखा।
अब उसकी जैकेट मुट्ठी में पकड़े सो रहा था। दया ने अपनी ट्रैक जैकेट उतार कर वहीं छोड़ी और आहिस्ता से उतर गई। वीर, प्रथम और परिणीता भी नीचे आए। प्रथम बोला, मैं फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता हूँ। धरा को ये तक मालूम नहीं था कि वो जयपुर नहीं अमेरिका के लास वेगास जा रही है। धरा कार के दूसरी तरफ खड़ी थी। उसने बोतल उठाई और हाथ मुंह धोने लगी। इधर परिणीता वीर के सामने थी। वीर ने पूछा, क्या छुपा रही हो परी? एग्जैक्टली क्या हुआ है? परिणीता ने सिर उठाया और बोली, जिस पोपा जी का एक्सीडेंट हो गया है लास वेगास में। अंबर को अभी नहीं बता सकती। क्या पता वो कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे डर लग रहा है जिस। उसकी आवाज धीमी थी। तनाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। करीबन 100 मिस कॉल्स और मैसेजेस थे उसके फोन में। उसके माथे की नसें तन गई। वीर ने परिणीता के सिर पर हाथ रखा और बोला, तुमसे ज्यादा अच्छे से हर हाइनेस को कोई नहीं जानता परी। जो तुम्हें चाहिए थी ये वही धरा है। ट्रस्ट मी, शी कैन फेस एवरीथिंग। परिणीता ने एकदम से कहा, और आपका क्या? हाँ, वीर बोला, हर हाइनेस को मैं पसंद नहीं तो किसी कीमत पर नहीं, और अगर हूं तो हूं। इट्स माई बैड लक कि उनका कन्फेशन नहीं मिला, कहकर वो फीकेपन से मुस्कुराया। परिणीता ने उसे बगल से गले लगा लिया। वो बोला, टेक केयर। वो उससे अलग होकर बोली, डू यू प्लीज। तभी प्रथम आ गया। वो धरा के पास ना जाकर वीर के सामने आया। उसने कार की चाबी वीर को देकर धरा को देखा। धरा की नजर बादलों में छुपे हुए चांद पर थी। प्रथम ने वीर से कहा, थैंक यू, थैंक यू फॉर हेल्पिंग हर। टेक द कीज। वीर ने कहा, ऐसे ही ले जा रही हूँ, एटलीस्ट राघव से तो मिलने दो उन्हें। प्रथम ने नाम में सिर हिलाया और बोला, उसके लिए भी टाइम नहीं है और अब शायद जरूरत भी नहीं है। तुम चाहो तो सबको बता सकते हो कि ये कौन है, लेकिन धरा अब वापस नहीं आएगी। वीर ने तीखी नजरों से प्रथम को घूरा। प्रथम धरा के पास पहुंचा और बोला, लेट्स गो अंबर। सिर हिलाकर वो आगे चली गई। उसने एक नजर भी वीर को नहीं देखा। धीरे धीरे धरा, परिणीता और प्रथम एयरपोर्ट के अंदर बढ़ते चले गए और वीर की आंखों से ओझल हो गई। वीर ने गहरी सांस खींची और अपने बालों में उंगलियां डालकर जोर से हाथ झटका। अचानक ही उसकी आह निकल गई। उसके कंधे पर घाव में दर्द उठा था। तभी एक और बार उसका फोन बजा। उसने शौर्य नाम पढ़कर ही फोन जल्दी से उठाया। दूसरी तरफ वही बच्चा था जिससे सुबह वीर ने बात की थी। शौर्य ने सामने से कहा, भाई मैंने आपका काम कर दिया है। वीर ने पूछा, तुझे पता चला कौन था अब आपको किडनैप करने वाला? शौर्य ने जवाब दिया, जी भाई। वीर चिढ़कर बोला, तो मुहूर्त निकालो, नाम बताओ उसका। शौर्य ने अपना सिर उठाया और सामने किसी को देखकर उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। फिर उसने वीर से कहा, सॉरी भाई, आपको वापस आना पड़ेगा। मॉम इज स्टडिंग एट मी। वो यहीं खड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं नाम बता पाऊंगा। ऊपर से आपने मॉम और पापा साथ दोनों का ही फोन नहीं उठाया। जस्ट कम बैक भाई। वीर ने खींचकर आंखें बंद की और बोला, ओके आ रहा हूं मैं। उसने अपना फोन काटा और फिर दोनों हाथों को कमर पर रखकर आसमान में देखने लगा। उसी समय एक हवाई जहाज उड़ान भरकर जा चुका था। वीर की आंखों में धरा का चेहरा छा गया। उसने जोर से कार पर घुसाते मारा। वह नाराज था या शायद गुस्सा। आज के बाद उसे धरा अब कभी नहीं दिखनी दी। अब से कहानी में अंबर का असली नाम लिया जाएगा और राघव के साथ क्या होगा इसकी जानकारी भी आगे ही मिलेगी। अब अंबर एक राजकुमारी के रूप में दिखाई जाएगी, जिसकी झलक धरा ने हम सभी को कई कई बिंदुओं पर दिखाई भी थी। लास वेगास के एयरपोर्ट से चेकआउट करते ही अंबर के पीछे दो गार्ड्स चलने लगे। वो सिर झुकाए अपने कीचड़ से सनी हुई ट्रैक जैकेट का हुड सिर पर डाले अपने जूतों को देखते देखते चली जा रही थी। प्रथम सिक्योरिटी पर नजर रख रहा था और परिणीता चिंता की लकीरें चेहरे पर लेकर अनिरुद्ध जी को अंबर के आगमन के बारे में बता रही थी। अंबर जब फ्लाइट में बैठी थी तब उसे लगा कि वो तीनों जयपुर लौट रहे हैं। हालांकि बिना कॉल के अचानक प्रथम का आ जाना उसे शक करने पर मजबूर कर रहा था। जब फ्लाइट में बैठने के बाद उड़ान भरने से पहले ही पायलट ने नोटिफिकेशन दी, तब अंबर को मालूम हुआ कि उसे अचानक लास वेगास बुलाया गया है।
उसने परिणीता से पूछा तो परिणीता ने वीर की बात याद करते हुए उसे रघुवीर जी के बारे में बता दिया। अंबर के पैरों की जमीन हिल गई। अगर इस वक्त वो खड़ी होती तो जरूर लड़खड़ा जाती। उसकी आंखें झिलमिला गई और दिल जैसे अपनी गति भूलकर धीरे धीरे धड़कने लगा। उसने बार बार पलकें झपकी लेकिन फिर भी एक छोटी सी आंसू की बूंद आंखों के कोरों पर रुक गई। उसने अपने दांत जोर से भींचे और गहरी सांस ली। वो इस वक्त फर्स्ट क्लास में थी। शुक्र था कि उसके कैबिनेट में प्रथम और परिणीता ही थे। वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसका कपड़े चेंज करने का भी दिल नहीं किया। कुछ तो वीर से दूर होने का दर्द और अब रघुवीर जी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसका दिल ही डूब गया। परिणीता ने बहुत कहा कि कपड़े चेंज कर लो, पर वो अपने ही ख्यालों में खोई रही। खैर, वो लोग लास वेगास पहुंच चुके थे। अंबर लंबे लंबे कदम रखकर पूरी तेजी से बाहर को चली जा रही थी। आसपास मौजूद कुछ भारतीय और सारे विदेशी उसे देखकर आश्चर्य में थे। कीचड़ से सनी हुई अंबर और इतनी टाइट सिक्योरिटी का कोई मेल नजर नहीं आ रहा था। तीनों बाहर पहुंचे तो गन्स के साथ चार गार्ड्स पहले से तन कर खड़े थे। अंबर वहां आई तो कार का दरवाजा खोलने को तैयार गार्ड ने दरवाजा खोला। परिणीता ने घड़ी देखी और फिर जाकर कार में बैठ गई। प्रथम ने पैसेंजर सीट ले रखी थी। अंबर ने बैठते ही पूछा, प्रथम, जयपुर में सबको पता है बाबा साहब के बारे में? प्रथम बोला, फिलहाल तो नहीं। राजा जी के साथ ही, मेरा मतलब चंद्रशेखर अंकल ने सिर्फ बाबा साहब को बताया है और बाबा साहब ने मुझे सीधा तुम्हें लाने के लिए कहा। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन चंद्रशेखर अंकल ने अगर ये छुपाया है तो बात जरूर बहुत बड़ी है। अंबर ने हाँ में सिर हिलाया। विराज भाई, उनको भी नहीं बताया? प्रथम ने नाम में सिर हिलाया। लास वेगस नेवाडा राज्य के ही नहीं बल्कि पूरे यूएस के चर्चित शहरों में गिने जाने वाला शहर है। ये शहर काफी ज्यादा प्रख्यात है अपने दो कारणों की वजह से। पहला गैम्बलिंग और दूसरा अपनी रातें। कहते तो हैं कि यहाँ की रातें बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर गुलाब में सिर्फ खुशबू हो ये मुमकिन नहीं, कांटे तो साथ आएंगे ही। यहाँ की ऊंची ऊंची जगमगाती इमारतों की बुनियाद में क्या क्या अवैध निर्माण चल रहे हैं ये कोई राज नहीं। खैर, फिलहाल अंबर खिड़की से बाहर खूबसूरत नज़ारों को भीगी आंखों से देख रही थी। उसके माथे पर लकीरें बन आई थी। परेशान तो परिणीता और प्रथम भी थे। उनकी समझ में रघुवीर जी ने अंबर के साथ कितना भी अन्याय किया हो, मगर वो अपनी बेटी का सम्मान किसी देवी की तरह ही करते थे। रघुवीर जी बचपन से ही परिणीता के चहेते थे। संयुक्ता जी से ज्यादा ही प्यार किया था रघुवीर जी ने प्रथम और परिणीता से। अचानक ही ब्रेक लगा और एक हल्के झटके से तीनों अपनी सोच से बाहर आए। परिणीता और अंबर दरवाजे को खोलने को बढ़े मगर गार्ड्स ने दरवाजा खोल दिया। अंबर ने बाहर निकलते हुए कहा, प्रथम, फ्लोर और रूम नंबर पता करो। प्रथम को वो कभी आदेश नहीं देती थी, मगर उसकी बोली भाषा में वो रुतबा उसके नाम से आता था। प्रथम बोला, फ्लोर 7, वीआईपी वार्ड नंबर 4। भारत के मुकाबले वहां ठंड थी। गार्ड्स कोट्स लेकर आगे बढ़े। तभी अचानक प्रथम ने कहा, ओए रुको। परिणीता के साथ साथ गार्ड्स हैरानी से अंबर को देखते रह गए। अंबर दो कदम तेजी से रखकर पूरी ताकत से अंदर दौड़ गई। पीछे से प्रथम ने आवाज लगाई और फिर परिणीता को देखा। दोनों ने सिर हिलाया और फिर उसके पीछे भागे। प्रथम और परिणीता एलिवेटर के सामने जूते घिसते हुए रुके। उन्होंने देखा एलिवेटर ऊपर दूसरे फ्लोर पर पहुंच चुका है। तभी तक परिणीता दूसरे एलिवेटर के दरवाजे से अंदर घुस चुकी थी। चलो भी, उसने प्रथम को आवाज लगाई। प्रथम तुरंत आगे बढ़ा। प्रथम ने स्क्रीन पर बदलते नंबर को देखा। वो जल्दी में था, इसलिए वो नंबर उसे धीमे धीमे बदलते हुए लग रहे थे। उसने दीवार पर धीरे धीरे हाथ थपथपाते हुए कहा, ये क्या कर रही है अंबर, इतना रफ बिहेवियर? परिणीता बोली, जो महल ने नहीं सिखाया वो वीर की संगत में सीख गई। लिफ्ट खुली और वह बाहर निकली। साथ ही प्रथम भी। वीआईपी फ्लोर पर कमरे बड़े बड़े थे, इसलिए दरवाजे भी एक दूसरे से काफी दूर थे। एलिवेटर के कॉरिडोर में खड़े रहकर परिणीता ने महारथ की डायरेक्शन बोर्ड को देखा। पहले दाएं कॉरिडोर में ही कमरा नंबर 4 था। वो आगे बढ़ी। कुल 4 ही तो कमरे थे, जिनके आगे एक एक गार्ड तैनात था। परिणीता नंबरों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। प्रथम ने साथ चलते चलते कहा,
वो आखिरी वाला है, वो अंदाजा लगाते हुए बोला। परिणीता ने हाँ में भरी, वो आगे बढ़ी। परिणीता से पहले प्रथम ने दरवाजा खोला। किसी शख्स को देखकर उसने परिणीता को अपने पीछे रहने को कहा। शायद उस शख्स की शर्ट पर खून था और परिणीता को खून का फोबिया था। कमरा हॉस्पिटल का नहीं बल्कि होटल का मालूम हो रहा था। अंबर किसी शख्स के सामने खड़ी थी। सामने खड़े शख्स की उम्र रघुवीर जी की उम्र के बराबर ही थी। जितने फिट और स्वस्थ रघुवीर जी एक राजा के रूप में थे, वो शख्स भी उतने ही चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे थे। कद लगभग 6 फुट, ब्लैक फॉर्मल पैंट्स और वाइट शर्ट पर ढीली हो चुकी टाई। वाइट शर्ट जो खून से सनी हुई थी। उनके बाल बिल्कुल काले थे और दाढ़ी के साथ तनी हुई मूछें भी थी। उनके शरीर पर कई जगह जख्म थे। माथे पर पट्टी, गाल पर टाके, एक पंजे में प्लास्टर। ये चंद्रशेखर जी थे। अंबर अपना सवाल वनिता के आने से पहले ही पूछ चुकी थी। जवाब के लिए वो चंद्रशेखर जी को देखने लगी। आखिर में उन्होंने कहा, यहाँ एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। मीटिंग शुरू होने में थोड़ा वक्त था, तो रघुवीर ने लंच करने का सोचा। हम रेस्टोरेंट जा ही रहे थे कि ट्रक इम्बैलेंस होकर हमारी कार से टकरा गया और रघुवीर का सिर कार की विंडो से टकराया और वह स्पॉट पर ही बेहोश हो गया। अंबर ने रघुवीर जी को देखा और सामने खड़े शख्स को हालात बयान कर रहे थे कि कार कम से कम 2 बार पलट गई होगी। अंबर बोली, मैंने पूछा, अब तक होश क्यों नहीं आया? आप मुझे एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बता रहे हैं? इतना कहकर उसने एक सांस खींची। वह कुछ बुरा सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। उसने फिर से कहा, ठीक है, मैं आपके लिए सवाल बदल देती हूँ। कब तक होश आएगा बाबा साहब को? इस बार उसने घूर कर देखा। सामने खड़े चंद्रशेखर जी की मुट्ठी कस गई। हिम्मत करके उन्होंने कहा, रघुवीर कोमा में है। उसके ब्रेन में नर्व्स डैमेज हो चुकी है। रिकवर करने में टाइम लगेगा। हर शब्द के साथ उनकी आवाज धीमी हो रही थी। ये सुनकर अंबर सन रह गई। वो अपने पैरों पर खड़े होने में ऐसा ही महसूस कर रही थी मानो जान निकल गई हो पैरों से। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। वो अपने पैरों पर गिरने लगी, मगर सामने खड़े शख्स ने उसे थाम लिया। प्रथम ने एकदम से कहा, चंद्रशेखर अंकल। अंबर फर्श पर थम से बैठ गई। परिणीता आगे बढ़ी, मगर चंद्रशेखर जी ने हाथ दिखाया और बोले, परी को ले जा प्रथम। चंद्रशेखर जी की आवाज प्रभावशाली थी। परिणीता बिना कुछ कहे वहां से चली गई। चंद्रशेखर जी ने अपना सिर झुकाया तो अंबर की आंखों से आंसू बह गए। उनकी आंखें भी नम होने लगी। मशीन की बीप अंबर के दबे सहमे रोने के साथ सुनाई दे रही थी। चंद्रशेखर जी ने एक कदम पीछे लिया और अपने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं संभलोगी तो बाकी सब कैसे संभलेगा? अंबर अंबर ने सिर झुका लिया। उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींची और बोली, मैं कुछ नहीं संभालूंगी अंकल। ये सब बाबा साहब का है, उन्हें खुद ही करना होगा। इस बार उसका नियंत्रण छूट गया और वो रो पड़ी। चंद्रशेखर जी बोले, हाँ जरूर, वो खुद ही करेगा, लेकिन उसके लिए ये बिजनेस, ये एम्पायर बचना भी चाहिए ना। तुम अच्छे से जानती हो ना, तुम्हारे बाबा साहब के दुश्मन एक मौके का इंतजार कर रहे थे, जो तुम्हारी वजह से उन्हें मिला भी, मगर तब जय ने सब कुछ संभाला। इस बार बारी तुम्हारी है अंबर। डोंट लेट अस डाउन। इतना कहकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ देर बाद अंबर शांत थी। वह अब भी फर्श पर बैठी थी। चंद्रशेखर जी भी उसी के साथ थे। उन्होंने कहा, ये क्या हाल बना लिया है? धरा बनकर मजे करने ले गए थे ना तुम्हारे दोस्त, तो क्या कीचड़ में मजे करती हो तुम? उसके कपड़े गंदे थे। अंबर उनकी बात समझने में लगी थी कि अचानक उसे कुछ खटका। उसने झटके से सिर हिलाया और बोली, आपको पता था कि मैं कहाँ हूँ? चंद्रशेखर जी ने टेबल से बोतल उठाई और ढक्कन खोलते हुए बोले, तुम बच्चे हम बड़ों को कुछ ज्यादा ही कम आंकते हो। उन्होंने बोतल खोलकर अंबर को दी, मगर वो हैरानी से देखने में व्यस्त थी। चंद्रशेखर जी बोले, अब हैरान भी मत हो। हमने तुम्हें बहुत जल्दी ढूंढ लिया था, लेकिन तुम छुपी हुई ज्यादा सेफ थी, तो ड्रामा चलने दिया। अंबर हैरानी से चंद्रशेखर जी को देखने लगी। उसकी आंखें थकी हुई थी और सोच भी रही थी। उसने अपने पिता की ओर देखा। बचपन में गायत्री जी के आने के बाद जब रघुवीर जी का व्यवहार बदलने लगा था, तब महल में हर कोई उन्हें दबे मुंह यही कहता कि गायत्री जी के आने के बाद से अपनी बेटी को भूलने लगे हैं राजा जी। मगर अंबर ही एक बच्ची होकर भी समझती थी
विश्वास करती थी अपने पिता पर। जानती थी वो कि उसके बाबा साहब हमेशा उसकी भलाई ही चाहते हैं। शादी के लिए जब उन्होंने कहा तब अंबर को कहीं से नहीं लगा कि उसके पिता ज्यादती कर रहे हैं, इसीलिए वो राजी हो गई। हर क्षण रघुवीर जी की नजरें अंबर पर रहती थी। मुंबई में पूरे समय किसी न किसी तरह से वो अंबर का ख्याल रख ही रहे थे और वो अब इस बात को समझी थी। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बैठे बैठे ही अंबर की गर्दन चंद्रशेखर जी की उंगलियों पर लुढ़क गई। वो हथेली फर्श पर टिका कर बैठे थे। पिछली सुबह से उसने खाना नहीं खाया था। ऊपर से इतनी भाग दौड़ हो चुकी थी कि थक कर बैठे बैठे ही सो गई। उसके लंबे घने बाल फर्श पर बिखरे थे। चंद्रशेखर जी ने काउच से तकिया उठाया और अंबर के सिर के नीचे रखा। चंद्रशेखर जी ने एक बार अंबर के सिर पर हाथ फेरा और फिर उठकर बाहर चले गए। उनके चलने में जरा लचक थी प्लास्टर की वजह से। बाहर प्रथम खड़ा था, मगर परिणीता कुर्सी पर बैठी थी। खून से सने हुए चंद्रशेखर जी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो प्रथम तुरंत उनके पास आया। चंद्रशेखर जी ने परिणीता को देख लिया था, इसलिए एक कदम पीछे लेकर उनकी नजरों में आने से बचे, क्योंकि उसे फोबिया था। प्रथम के माथे पर पसीना था और आंखें हजारों सवाल कर रही थी। चंद्रशेखर जी ने उसे देखा तो अपनी बाहें उठा दी। प्रथम ने पूछा, राजा जी को? नहीं, मतलब राजा जी का एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं, बल्कि प्री प्लान एक्शन था, है ना? चंद्रशेखर जी ने शांत भाव से कहा। क्या इस पर बाद में बात कर सकते हैं? प्रथम ने आंखों पर जोर देकर उन्हें देखा और बोला, बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज थोड़ी कड़क हो गई थी। उसने कहा, मुझे अभी जानना है अंकल। जो एक बार हुआ है उसका दूसरी बार होना इम्पॉसिबल नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंकल के बाद अंबर पर नजरें टिक गई होंगी। तो मुझे बताइए जितना आपको पता है। बच्चे सच में जिद्दी हैं। चंद्रशेखर जी ने होठों ही होठों में बड़बड़ाया और फिर बोले, कल बात करेंगे। प्रथम ने एकदम से कहा, लेकिन अंकल। चंद्रशेखर जी ने बिना सुने प्रथम के हाथ से कोट लिया और खुद को ढक कर निकल गए। उनके जाने तक परिणीता ने अपना सिर झुकाए रखा था, हालांकि वो सब सुन रही थी। उनके जाते ही वो उठी और वार्ड में घुसी। प्रथम भी भारी कदमों से अंदर बढ़ा। अंबर को फर्श पर सोते देखकर वो दोनों रघुवीर जी की तरफ बढ़े। परिणीता की आंखें झिलमिलाने लगी। वो जल्दी जल्दी पलकें झपकाकर आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी दोनों गालों पर से बूंदें फिसल ही गई। रघुवीर जी के पूरे सिर को कवर किया गया था। उनकी शाही मूछें विक्षेप हो चुकी थी। गोरे चेहरे पर खरोंचे और उंगली में लगी क्लिप जो मशीन में हार्ट बीट बता रही थी। प्रथम ने परिणीता के कंधे पर हाथ रखा। अचानक ही परिणीता पलटी और उसके बाजू से माथा टिकाकर सिसक पड़ी। प्रथम को याद भी नहीं होगा कि परिणीता आखिरी दफा कब रोई थी। आज उसे लग रहा था कि पहली बार रोते देख रहा था उसको। उसकी आंखें भी नम हो गई। प्रथम ने 2 बार अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द ना फूटे। रात यूं ही गुजर गई। तीनों वहीं वीआईपी वार्ड में जहां तहां पसर कर सो गए। किसी को होश नहीं था कि वो कहाँ है, कैसे हैं। पिछले दिनों की थकान का असर था या शायद दिमाग में चलती परेशानियों का बोझ कि नींद गहरी थी उनकी। अपनी घड़ी पर वाइब्रेशन अलार्म होते ही प्रथम की नींद खुली। शुरुआती 10 सेकंड में तो वो समझ नहीं पाया कि कहाँ है वो। फिर जाकर उसे मशीन से बीप बीप की आवाज सुनाई पड़ी। वो अंबर की तरफ बढ़ा। उसने अंबर को 2 आवाज में जगाया, लेकिन वो उठी नहीं, हालांकि उसकी नींद टूट गई थी। परिणीता ने आधी खुली आंखों से प्रथम को देखा तो पीछे से उसकी नजर रघुवीर जी पर चली गई। वो तुरंत उठ बैठी। अंबर भी उठी। अंबर की आंखों की कोरों पर नमी बरकरार थी। परिणीता ने उससे कुछ कहने का विचार त्याग दिया। तभी अंबर बोली, मामा सा आ गए। उसने अपने बाल बांधे और उठी। उसने प्रथम को देखकर आंखों से ही सवाल दोहराया। प्रथम बोला, पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई है। इस पर परिणीता ने कहा, तो फोन क्या दिखावे का है तुम्हारे पास? फोन करो पापा सा को और पूछो कहाँ है। अंबर बोली, नहीं रुको। अपनी आंखों को छोटा करके वो कुछ सोचने लगी। उसने सोचते हुए ही प्रथम से कहा, अगर मामा सा को मुझसे पहले बाबा सा की खबर मिल गई थी तो उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। परिणीता भी प्रथम को इसी सवाल के साथ देख रही थी। प्रथम बोला, सब कुछ अजीब लग रहा है यहाँ, और सिर्फ यही एक सवाल नहीं है, इसलिए पहले चलकर फ्रेश हो जाओ तुम दोनों। मैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखता हूँ।
उसके मन में चंद्रशेखर जी का जवाब ना देना अटक गया था। परिणीता ने हाँ में सिर हिलाया। अंबर बोली, प्रथम जय के बारे में पता करो, हो सके तो उनका बिजनेस बैकग्राउंड प्लस पर्सनल लाइफ, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। प्रथम बोला, लेकिन अंबर हम ये पहले ही कर चुके हैं। जय का फोटो तो क्या जिक्र तक नहीं है कहीं। बस मारवाड़ की प्रथा अनुसार उनका राज तिलक हुआ था उस समय का फोटो है, मगर उसमें वो सिर्फ 13-14 साल के ही हैं। जय के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश सबने की थी, मगर उस वक्त अंबर को इसमें कोई रुचि नहीं थी। अब जाकर कहीं अंबर उस पर ध्यान दे रही थी। अंबर ने उस बात का जवाब नहीं दिया। उसने परिणीता से कहा, तुम दिया से कांटेक्ट में हो? परिणीता ने आंखें सिकोड़ कर कहा, दिया? वो मेहरी? अंबर ने आराम से पलकें झपकी। वह कुछ कहने ही जा रही थी कि अंबर ने कहा, अंकल के आने के बाद जल्दी होटल आना प्रथम, मैं और परी निकल रहे हैं। प्रथम उसे आंखों से ही आश्वस्त कर रहा था। हॉस्पिटल की छत पर सुबह का समय, ठंडी बहती हवा से वहां खड़े आदमियों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरे फर्श पर आर्टिफिशियल ड्रेस फैली थी जो औस से गीली हो चुकी थी। नर्म मखमली घास को रौंदते हुए कोई चहलकदमी कर रहा था। उसके माथे पर बल और खिंची हुई लकीरें उसकी परेशानी दर्शा रही थी। रोफ के नीचे टेबल पर उस पर एक गन रखी थी और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक से भरे ग्लास। एक काउच से एल्बो क्रच टिका था जिस पर चंद्रशेखर जी बैठे थे। उनके बिल्कुल सामने अनिरुद्ध जी बैठे थे। दोनों के ही पीछे दो दो गार्ड्स खड़े थे। वो चहलकदमी करता हुआ लड़का एकदम से रुका और फिर से टहलना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर जी ने उस पर एक उड़ती हुई नजर डाली और फिर अनिरुद्ध जी से कहा, इसे क्यों बुलाया? अनिरुद्ध जी ने कहा, विजय लक्ष्मी ने बताया होगा। हमने जब लैंड किया तब एयरपोर्ट पर ही मिला था। उनके इतना कहते ही वो लड़का रुका और उसने गुस्से में कहा, मतलब आप दोनों मुझे कुछ बताने ही नहीं वाले थे? वाह! अनिरुद्ध जी ने पलके उठाकर चंद्रशेखर जी को देखा तो उन्होंने अपना सिर हिला दिया। ये चंद्रशेखर जी का बेटा उदय था। अनिरुद्ध जी ने गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया। सबके सब एक साथ एक ले में जाकर दरवाजे से बाहर खड़े हो गए। अनिरुद्ध जी ने इस लड़के से कहा, उदय तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। उदय अब भी खड़ा था। जब चंद्रशेखर जी और अनिरुद्ध जी ने उसे एक साथ घूरा तो उसने कहा, अरे मैं क्यों बाबा, मैं रुकूंगा आपके साथ, कहकर उसने चंद्रशेखर जी को देखा। चंद्रशेखर जी ने उसे घूरा। तभी अनिरुद्ध जी बोले, जाओ अंबर से मिल लो। अनिरुद्ध जी की बात वो टाल नहीं सकता था। उदय पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अनिरुद्ध जी ने उसे दरवाजे से जाने तक देखा और फिर काउच से टिक गए। चंद्रशेखर जी आराम से पसर गए। हालांकि दोनों के चेहरों पर इस राहत का नामो निशान नहीं था, मगर अनिरुद्ध जी की थकान और चंद्रशेखर जी के जख्म की वजह से वो फैल कर बैठ गए। चंद्रशेखर जी बोले, तुम्हें नहीं लगता अंबर राघव के साथ ही ठीक थी? रघुवीर जी की हालत, इसके बाद उसका यहाँ आना, मुझे कुछ संदेह है। अनिरुद्ध जी ने कहा, हमें भी यही लग रहा था भाई साहब, मगर जब राजा जी और आपका एक्सीडेंट हुआ और उसी समय अंबर के आसपास का माहौल बिगड़ा, तब हमें उसे वापस लाना बेहतर लगा। अनिरुद्ध जी के भाव गहरे थे। वह अपने फैसले पर संदेह नहीं कर रहे थे, मगर यहाँ भी अंबर सुरक्षित होगी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं थी। चंद्रशेखर जी ने सिर हिला दिया। उन्होंने मुंह से सांस छोड़ी और बोली, जिसने भी ये सब किया है वो अपने मकसद में सफल रहा। शायद वो चाहता था मुझे और रघुवीर जी को मारना और उधर अंबर को खत्म करना, मगर दोनों बार खाली जाने के बावजूद वो अंबर को सबके सामने लाने में और रघुवीर जी को रोकने में कामयाब है। अनिरुद्ध जी ने सिर हिलाया और बोले, भाई साहब अंबर को कहीं और भेज दें? चंद्रशेखर जी ने बाहें उठाकर पूछा, तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे? अनिरुद्ध जी ने सिर झुका लिया। चंद्रशेखर जी हल्के से मुस्कुरा गए और बोले, पहले भाभी सा के नाम से रघुवीर उसे कंट्रोल कर लेता था, अब तो वो कोमा में है। और जिस अंबर को कल मैंने देखा, शायद उसे सुनना ही नहीं आता, मनमानिया करना आ गया है उसे। इतना कहकर उन्होंने 2 उंगलियों से सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास आगे सरका दिया। अनिरुद्ध जी ने ड्रिंक उठा लिया, मगर होठों से नहीं लगाया, बल्कि वो ग्लास को हाथों में झुलाते हुए बोले, जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहां की फुटेज गायब थी और वो ट्रक मिसिंग। हमारे विचार में तो ट्रक पर नंबर प्लेट भी नहीं होगी।
चंद्रशेखर जी बोले, आसपास के एरिया में चेक किया, कोई भी क्लू? अनिरुद्ध जी ने सिर हिलाया। चंद्रशेखर जी की मुट्ठियां बंध गई। उन्होंने जोर से टेबल पर मारा और बोले, डैम इट। फिर उन्होंने खुद को शांत रखते हुए कहा, एक काम करो अनिरुद्ध, रघुवीर के सारे राइवल्स, पुराने नए और वो जिन पर हमारे बिजनेस का असर भविष्य में पड़ेगा, उनकी छानबीन करो। अनिरुद्ध जी ने एकदम से कहा, लेकिन अंबर? चंद्रशेखर जी आराम से बोले, उसकी फिक्र तुम मत करो। जानता हूँ अब सबकी नजर उसी पर होगी और खतरा भी, लेकिन जो भी इनके पीछे है उसे लाने के लिए हमें अंबर को फ्री छोड़ देना चाहिए। अनिरुद्ध जी बोले, नहीं भाई साहब, उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। यह कहकर अनिरुद्ध जी खड़े हुए। अनि, चंद्रशेखर जी ने सिर उठाया और बोले, वह अपनी रक्षा करने में कितनी सक्षम है मैं ये देख चुका हूँ। कन्याकुमारी के जंगल में शेर के सामने खड़ी थी वो, सिर्फ एक जरा सी कटार लेकर, तो उसकी फिक्र तुम मत करो। आगे क्या होगा? अब अंबर क्या करेगी? क्या वो अपने पिता का एक्सीडेंट करने वाले को ढूंढ पाएगी? क्या अंबर जय के बारे में कुछ पता लगा पाएगी? क्या अंबर और वीर अब एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे? क्या अंबर पर भी खतरा मंडरा रहा है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।